आनुवंशिक पाठ दिया थोड़ा चलना आनुवंशिकी आनुवंशिकी परिभाषा क्या होती है? आनुवंशिक खोज किसने की थी? आनुवंशिकता क्या होता है? आनुवंश की लक्षण क्या होते हैं? कौन कौन से नियम दिए थे? इन नियम का महत्व क्या है? ये सारी बातें होगी आनुवंशिकी के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो बात करेंगे आनुवंशिकी होती क्या है, इसकी परिभाषा आनुवंशिकी। आनुवंशिकी आनुवंशिकी परिभाषा क्या होती है? आनुवंशिकी इसकी परिभाषा लगाएंगे। विज्ञान की एक शाखा होती है, जिस तरह से भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, वस्तु विज्ञान है, शिक्षा विज्ञान है। इसी तरह से यह आनुवंशिकी है, वो भी विज्ञान की एक शाखा है। किसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? आनुवंशिक के अंतर्गत। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। यानी आनुवंशिकी के अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। इसके बाद में आगे बात यह आ गई कि इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो यह आनुवंशिकता क्या होता है? दूसरी बात होगी आनुवंशिकता की। भाई आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो यह आनुवंशिकता क्या होती है? इसकी परिभाषा अपन यह लगाएंगे कि माता पिता के लक्षणों का उसकी संतान में स्थानांतरित होना, या माता पिता के लक्षण उसकी संतान में किस तरह से स्थानांतरित होते हैं, गमन करते हैं, इस बात का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं आनुवंशिकता। पैदा होने वाले संतान में लक्षण जन्म के आते हैं। जन्म का मतलब माता पिता के लक्षण की संतान में आते हैं। तो कुछ लक्षण माता से आएंगे, कुछ लक्षण पिता से आएंगे। तो ये लक्षण कैसे गमन करते हैं, इसका अध्ययन जिस बात में किया जाता है उसको बोलते हैं आनुवंशिकता। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है, और माता पिता के लक्षण उसकी संतान में कैसे गमन करते हैं, जन्म के लक्षण उसकी संतान में किस तरह से गमन करते हैं, इस बात का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उस बात का नाम होता है क्या? आनुवंशिकता। नंबर 3 पर आती है बात है आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण, ये आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? जनक का मतलब माता पिता, जनक बोल दो चाहे माता पिता बोल दो। तो माता पिता जनक या माता पिता के लक्षणों का उसकी संतान में स्थानांतरित होना या गमन करना कौन सा कहलाता है? आनुवंशिक लक्षण। यानी वे लक्षण जनक के वे लक्षण सारे लक्षण नहीं रहते माता पिता के, न तो पिता के सारे लक्षण उसकी संतान में गमन करते हैं न माता के करते। अगर माता पिता के 100% लक्षण की संतान में गमन कर जाएंगे तो फिर समरूप हो जाएंगे, वो पहचान नहीं पाएगी। तो कुछ लक्षण माता से गमन करते हैं, कुछ लक्षण पिता से गमन करते हैं, ताकि एक अलग पहचान बनी रहे। तो
माता पिता या जनक के वे लक्षण जो उसकी संतान में गमन करते हैं आनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। इस तरह के लक्षण माता पिता के जो उसकी संतान में गमन कर जाते हैं, इन लक्षणों को बोलते हैं आनुवांशिकी लक्षण। तो तीन परिभाषा। नंबर 4, इस आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कि ये कोई विज्ञान की शाखा होती है आनुवांशिकी। इस आनुवांशिकी शब्द का गठन सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द का गठन सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेटसन। आनुवांशिकी शब्द का गठन सबसे पहले बेट्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसका? इस आनुवांशिकी विज्ञान जो शाखा आनुवांशिकी, इस आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेट्स ने किया था। कि विज्ञान की कोई इस तरह की शाखा होती है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान की शाखा का गठन सबसे पहले बेट्स नाम का वैज्ञानिक था, इन्होंने किया था। अगली जो बात प्रश्न ऐसे आ जाता है, प्रश्न यहाँ पर कि आनुवांशिकी शब्द का गठन सर्वप्रथम किसने किया था? तो बता देंगे किसने? बेट्स ने किया था। अगला जो प्रश्न आएगा आपका वो आएगा इस आनुवांशिकता, ये जो शब्द आनुवांशिकता, इस आनुवांशिकता शब्द का गठन या प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आनुवांशिकता तो बेट्स ने किया था, लेकिन आनुवांशिकता का मतलब माता पिता के लक्षण उसकी संतान में कैसे गमन करते हैं, यह बात सबसे पहले किसने बताई थी? एक वैज्ञानिक था, क्या नाम था? स्पेंसर। स्पेंसर नाम का वैज्ञानिक था। उस स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बात बताई थी कि माता पिता के लक्षण उसकी संतान में भी गमन करते हैं, जिसका नाम आनुवांशिकता होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह बनेगा कि आनुवांशिकता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ये किया था आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आगे जो बात आएगी वो आएगी सजीव में विभिन्नताएं उत्पन्न क्यों होती हैं, यानी एक ही माता पिता की सारी संतानें समरूप क्यों नहीं होती, जबकि उसी संतान में कुछ लक्षण माता के जाते हैं, उसी संतान में कुछ लक्षण पिता के जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ही माता पिता की सारी संतानें वो एक समान क्यों नहीं होती, उसमें विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती, सजीव सारे के सारे सजीव एक समान क्यों नहीं होते, उसमें विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है। तो जब इसका सीधा सा उत्तर लेंगे जीन विनिमय के कारण। जब जीन का विनिमय होता है, जब जीन का विनिमय होता है तो जीन विनिमय के कारण जब लैंगिक जन्म होता है, जन्म क्रिया होती है, लैंगिक जन्म कहते हैं, तो लैंगिक जन्म के दौरान जीन विनिमय होता है। परिभाषा लगाएंगे कि आगे जीन की क्या होता है? जीन विनिमय होता है, उसी जीन विनिमय के कारण सजीव में विविधता उत्पन्न होती है। अगर लैंगिक जन्म के दौरान ये जीन विनिमय नहीं होगा तो सारे के सारे सजीव हैं वो दिखने में एक समान है, लेकिन सारे के सारे समूह दिखाई देंगे, जिसके कारण इसकी पहचान खत्म हो जाएगी, पहचान नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्येक सजीव की पहचान को बनाए रखने के लिए हर सजीव की पहचान अलग अलग होती है, यहाँ तक कि एक ही माता पिता की सारी संतान में एक समान होती है, इसमें भी कुछ न कुछ विविधताएं होती हैं, जिनके कारण उसकी पहचान बनी रहती है। अगर एक समान हो जाएगी तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, उसकी जाति वो समाप्त हो जाएगी। तो जीन विनिमय के कारण सजीव विभिन्नता उत्पन्न होती है, इसी विभिन्नता के कारण सजीव की पहचान होती है। इसके बाद में आगे बात आती है आपकी आनुवांशिक का जनक। गठन तो किया था आनुवांशिकी किसने? बेट्स ने किया था। आनुवांशिक का गठन तो बेट्स ने किया था, लेकिन आनुवांशिक का जनक कौन था? इसका जनक था ग्रेगर
जोहानसन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आनुवांशिकी का जनक था। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते इसको, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी का जनक कौन था? मेंडल था। लेकिन इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का गठन सबसे पहले बेट्स ने किया था, लेकिन जनक किसको मानते हैं? मेंडल को मानते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका कि आनुवांशिकी का जनक कौन था? तो बताएंगे अपन ग्रेगरी मेंडल था आनुवांशिकी का जनक। इसके बाद में आगे बात आएगी आपकी कि मेंडल ने इस आनुवांशिकी पर कुछ प्रयोग किए थे। आनुवांशिकी पर कुछ प्रयोग किए थे। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे इनको या तो मेंडल के नियम के नाम से जाना जाता है, या तो मेंडल के नियम के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको बोलते हैं मेंडलवाद। मेंडलवाद बोलते हैं, मेंडलवाद। या तो मेंडल के नियम के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। तो मेंडल के आनुवांशिक नियम को या तो आनुवांशिक नियम के नाम से जाता है, या फिर उसको मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात आएगी वो ये कि मेंडल ने आनुवांशिकी पर प्रयोग करने के लिए किस पर प्रयोग किया? सजीव पर किया या पादप पर किया? तो अगला जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए या आनुवांशिकी पर प्रयोग करने के लिए किस पौधे का चयन किया था? कौन से पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया था? तो अपन इसका उत्तर करेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन किया था। उद्यान मटर का चयन किया था। उद्यान मटर की जाति होती है उद्यान मटर, तो उद्यान मटर का प्रयोग किया था। उद्यान मटर पर आनुवांशिकी से संबंधित प्रयोग किए थे। आगे जो प्रश्न मिलेगा वो प्रश्न ये मिलेगा कि उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम या उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या था? तो अपन लिखेंगे उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम था क्या? पाइसम सेटाइवम। उद्यान मटर का वानस्पतिक का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। तो पहले प्रश्न आएगा कि मेंडल ने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? उद्यान मटर का चयन किया। उद्यान मटर का वानस्पतिक का वैज्ञानिक नाम क्या था? क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। पाइसम सेटाइवम होता है। इसके बाद में आगे जो प्रश्न आएगा वो होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर में कितने लक्षण देखे थे? कितने विपरीत लक्षण देखे थे जो उद्यान मटर की? तो विशेषता होगी साथ उद्यान मटर की, इसलिए तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन किया। नहीं तो और किसी भी पौधे कर सकता था, लेकिन कुछ न कुछ शायद अलग विशेषता होती होगी। तो आगे बात करेंगे कि क्या क्या किन किन विशेषताओं को आधार मान के मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। तो उद्यान मटर में इस प्रकार के कौन कौन से विपरीत लक्षण थे जिनको देख करके मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए इसी पौधे का चयन किया था? तो उद्यान मटर में कितनी विपरीत लक्षण देखे थे मेंडल ने? मेंडल ने देखे थे कितनी? 34 विपरीत लक्षण देखे थे। 34 विपरीत लक्षण पाए जाते हैं मेंडल मटर के पौधे। इन्हीं 34 लक्षणों को देख करके मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन किया था। तो देखे तो 34 थे। इसके बाद जो आगे प्रश्न बनता है यहाँ पर वो प्रश्न ये बनेगा कि देखे तो मेंडल ने उद्यान मटर में कितने विपरीत लक्षण देखे थे? 34 देखे थे, लेकिन प्रयोग के लिए चयन 34 का नहीं किया था। तो आगे जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर में कितनी विपरीत लक्षणों का चयन किया था? जो 34 में से सिर्फ और सिर्फ 7 लक्षणों का चयन किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर में के कितनी विपरीत लक्षणों का चयन किया था? तो 7 लक्षणों का चयन किया था मेंडल। वो 7 लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो आगे बड़ा प्रश्न आएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन क्यों किया? कौन कौन से लक्षण देखे थे?
तो 34 है क्या, 34 में से चयन कितने का किया था, 7 का किया था। इसके बाद में जो आगे प्रश्न आता है वो आता है मेंडल के नियम है, कहां पर है, किसमें प्रकाश किए गए, किसके द्वारा प्रकाश हुआ था मेंडल के नियम, जो मेंडलवाद के नियम थे, मेंडलवाद था, वो मेंडलवाद का निष्कर्ष जो निकाला था, जो निष्कर्ष लिखे गए थे वो कहां पर लिखे गए थे, गुण सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में लिखे गए थे, प्रकाश किए गए थे, गुण सोसाइटी ऑफ नेचुरल नामक संस्था थी, उसमें के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। इसके बाद में जो आगे बात आती है वो आती है कि मेंडल से पहले भी अनुवंशिकता का अध्ययन हुआ था, अनुवंशिकता के अध्ययन की कुछ खोज की गई थी। तो यहाँ पर प्रश्न आता है मेंडल से पूर्व आनुवंशिकता पर खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे। मेंडल ने किया था, मेंडल से पहले भी कोशिश हुई थी अनुवंशिकता के नियम खोज करने की, अनुवंशिक खोज करने की, अनुवंशिक प्रयोग करने पर ये नियम बनाने के लिए क्या होती है अनुवंशिक, क्या होता है अनुवंशिकता, कौन कौन से रसों की संतान में गमन करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इस तरह की बातों पर मेंडल से पहले भी अध्ययन हुआ, प्रयोग किया था। दो वैज्ञानिक था, एक का नाम था नाइट और एक का नाम था होस। ये दो वैज्ञानिक थे नाइट और होस, जिन्होंने मेंडल से पूर्व भी आनुवंशिकता पर अध्ययन किया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। सफल कौन हुआ था, मेंडल ही हुआ था, इसलिए उसको मेंडल के नियम या मेंडलवाद के नाम से जानता है। मेंडल को ही आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। तो मेंडल से पूर्व नाइट और गोस नाम के दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आनुवंशिकता पर अध्ययन किया था। इनको सफलता नहीं मिली तो फिर मेंडल ने किया अध्ययन। फिर जब मेंडल दुनिया से चला गया तो मेंडल के बाद ये नहीं किसी बात पर शोध होता है, वो शोध जैसे वैज्ञानिक शोध करता है वो मर जाता है, इसके बाद में शोध कार्य बंद हो जाता है, वो जारी रहेगा। तो मेंडल से पहले नाइट गोस ने किया था, फिर मेंडल ने किया, और मेंडल के बाद भी कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकता पर अध्ययन किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि मेंडल के नियम की पुनर्खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी, उनके नियमों की पुनर्खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी। तो 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। एक था हुगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस और शेरमक। ये 3 वैज्ञानिक थे, हुगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस और शेरमक। 3 वैज्ञानिक थे, तीनों अलग अलग देश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने नियम पुनर्खोज की और तो रिजल्ट मिला इनको, वो रिजल्ट वही मिला जो मेंडल ने सिद्ध किया था, वो क्यों मिले। तो प्रश्न यहाँ पर यह मिलेगा कि मेंडल के नियम की पुनर्खोज किन वैज्ञानिकों ने की थी। हुगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस और शेरमक नामक वैज्ञानिकों ने की थी। इसके बाद में जो आगे बात आएगी, ये तो आपके प्रश्न हो गए छोटे वाले सारे प्रश्न कि आनुवंशिक की परिभाषा आ गई, आनुवंशिकता की परिभाषा आ गई, आनुवंशिक शब्द का गठन किसने किया था, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिकता का प्रयोग किसने किया था, आनुवंशिक का जनक कौन था, मेंडल ने सजीव विविधता की क्यों होती है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उस पौधे का वैज्ञानिक क्या नाम था, उस पौधे में कितनी विपरीत लक्षण देखे गए, मेंडल ने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, मेंडल से पूर्व आनुवंशिकता पर खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मेंडल के नियम की खोज किसने की, मेंडल के नियम किसमें प्रकाशित किए गए। ये तो हो गए सारे प्रश्न, एक नंबर के प्रश्न सारे के सारे, जो भी 3 प्रश्न है वो सारे प्रश्न है और सबके उत्तर ये आ गया। इसके बाद में जो बड़ा प्रश्न आएगा वो होगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, क्योंकि पहले अपन ने बताया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्या मटर का चयन किया था, और इसके पीछे कारण यह था कि उद्यान मटर में ज्योति
34 प्रकार के विक्रियाशील लक्षण पाए जाते हैं। 34 में से मेंडल ने 7 लक्षणों का चयन किया था। वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं, इसी का बड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन क्यों किया। अपन बताएंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन किया क्योंकि उद्यान मटर में निम्नलिखित विशेषता होती है। पहली जो विशेषता होती है वो होती है मटर का पौधा सर्वव्यापी होता है। मटर का पौधा सर्वव्यापी होता है। मटर के पौधे को कहीं पर भी उगाया जा सकता है। सर्वव्यापी मतलब किसी भी जगह उसको उगाया जा सकता है, सभी जगह उगाया जा सकता है। तो पहला लक्षण तो मैंने पहली विशेषता तो मैंने ये देखी थी कि मटर का पौधा सर्वव्यापी होता है। नंबर दूसरा जो विक्रियाशील लक्षण देखा था, विशेषता देखी थी उसमें यह देखी थी कि मटर के पौधे का जीवन चक्र एक वर्षीय होता है। बीज को जमीन में बो दिया, उसका अंकुरण हो जाएगा, पौधा बड़ा होगा, फूल लगेंगे, फली लगेगी और बीज बन जाएगी। यानी एक साल में मटर के पौधे के बीज को जमीन में डालकर उसे वापस बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मटर का पौधा है, मटर के पौधे का जीवन चक्र है वो एक वर्षीय होता है, ज्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। तीसरी जो विशेषता देखी थी उसमें यह देखी थी कि मटर के पौधे में स्वपरागण और परपरागण दोनों प्रकार की क्रियाएं आसानी से हो सकती हैं। स्वपरागण की क्रिया भी हो सकती है और परपरागण की क्रिया भी हो सकती है। दोनों प्रकार की परागण की क्रिया मटर के पौधे में आसानी से संपन्न हो सकती है। चौथी जो विशेषता देखी थी मेंडल ने वो देखी थी कि मटर के पौधे में कुछ विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में कुछ विपरीत लक्षण पाए जाते हैं जो देखे थे मेंडल ने कितनी 34 देखे थे और प्रयोग के लिए कितने का चयन किया था, 7 का किया था। तो मटर के पौधे में कुछ विपरीत लक्षण पाए जाते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। यह तो इनकी विशेषता कि मटर का पौधा सर्वव्यापी होता है, मटर के पौधे का जीवन चक्र एक वर्षीय होता है, मटर के पौधे में स्वपरागण परपरागण दोनों प्रकार की आसानी से क्रिया जा सकती है और मटर के पौधे में कुछ विपरीत लक्षण पाए जाते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से लक्षण देखे थे? पहला जो लक्षण देखा था वो देखा था पौधे की लंबाई, पातक की लंबाई, पातक की लंबाई देखी मैंने। कुछ जो पौधे थे मटर के वो लंबे और कुछ पौधे बोने थे। तो लंबापन दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती है। लंबापन व बोना। मटर का पौधा लंबा भी होता है और मटर का पौधा बोना भी होता है। तो दोनों प्रकार की लक्षण देखे, लंबापन और बोनेपन। दूसरा जो विपरीत लक्षण देखा था वो देखा था मटर के पौधे की कुछ की स्थिति का, की स्थिति। फूल कहां पर लगता है मटर के पौधे में? कुछ पौधों के तो फूल है वो शीर्ष पर लगता है, शीर्ष पर, और कुछ पौधों के फूल है वो कक्ष में लगता है, जहां से पत्ती निकलती है वहां पर लगता है, कुछ के फूल पर जाके लगता है। तो शीर्षस्थ या कक्ष कुछ भी शीर्ष पर लगता है, कुछ भी कक्ष में लगता है। तीसरा जो विपरीत लक्षण देखा था वो देखा था फली की आकृति, फली की आकृति। किस तरह की फली लगती है मटर के पौधे में? फली का आकार क्या होता है? तो फली की आकृति कैसी होगी? फूली हुई और पिचकी हुई। कुछ फली है वो फूली हुई लगती है और कुछ पिचकी हुई लगती है। फूली हुई या पिचकी हुई। कुछ की फली एक ही पौधे में कुछ फली तो फूली होती है, कुछ फली पिचकी होती है। चौथा जो लक्षण देखा था वो फली का रंग देखा था। फली का रंग, फली का रंग किस तरह की फली होती है? एक ही पौधे पर कुछ फली तो क्या थी? हरी थी और कुछ फली क्या थी? पीली थी। यानी कुछ फली का रंग हरा था और कुछ फली का रंग कैसा था? पीला था। तो हरा या पीला। पांचवां जो विपरीत लक्षण देखा था वो क्या देखा था? पांचवां देखा था उसका रंग, उसका रंग, उसका रंग देखा था।
कि फूल किस रंग के होते हैं, तो कुछ फूल तो कैसे थे, बैंगनी थे, और कुछ फूल कैसे थे, सफेद थे। तो बैंगनी व सफेद, बैंगनी व सफेद, कुछ फूल बैंगनी थे और कुछ फूल सफेद। छठा जो लक्षण देखा था विपरीत, वो लक्षण देखा था बीज की आकृति का, कि बीज किस तरह के थे, बीज की आकृति, बीज की आकृति कैसी थी, कुछ गोलाकार थे और कुछ झूलीदार थे। तो गोलाकार या झूलीदार, गोलाकार या झूलीदार, या झूलीदार, कुछ गोलाकार था कुछ झूलीदार था। और फिर देखा था बीज का रंग, सार में देखा था बीज का रंग, बीज का रंग देखा। बीज का रंग कैसा देखा तुमने, पीला व हरा, कुछ बीज पीले रंग के होते हैं और कुछ बीज हरे रंग के होते हैं, पीला या हरा। ये 7 विपरीत लक्षण है जमीन। चौथी देखे इस तरह के लक्षण, लेकिन तुमने 7 का चयन किया। एक ही बीज बोया था, एक ही बीज के कुछ पौधे लंबे थे कुछ गोले थे। एक ही बीज बोया था, उसके कुछ पौधों के फूल शीर्ष पर लगे और कुछ के फूल कक्ष पर लगे। कुछ की फली की आकृति खुली हुई थी, कुछ पर खुली फली लगी थी, कुछ पर पिछली फली लगी थी। फली का रंग, कुछ मटर के पौधे जो फली लगी उसका हरा था, कुछ पर लगी उसका रंग कैसा था, पीला था। उसका रंग, कुछ पौधों के जो फूल लगे थे उनका रंग बैंगनी था और कुछ पौधों पर सफेद रंग के फूल लगे हुए थे। फली की आकृति, कुछ पौधों पर जो फली लगी थी उनका आकार गोलाकार था, कुछ पर झूलीदार फली लगी हुई थी। बीज का जो रंग था, उसकी फली में से जो बीज निकले उसका रंग पीला था, कुछ का हरा था। इस तरह के 7 विपरीत लक्षण देखे थे मेंडल ने। इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन किया था। तो बड़ा प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। अब बता देंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर के पौधे में निम्नलिखित विशेषता ही पाई जाती है। मटर का पौधा सर्वव्यापी होता है, मटर के पौधे का जीवन चक्र एक वर्षीय होता है, मटर के पौधे में सब प्राण दोनों प्रकार की आसानी से कराई जा सकती है, और मटर के पौधे में कुछ विपरीत लक्षण पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 पादप की लंबाई, नंबर 2 पुष्प की स्थिति, नंबर 3 फली की आकृति, फली का रंग, उसका रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। यह लक्षण देख करके मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन किया था। इसके बाद भी जो आगे बात आती है वो आगे कुछ जिनको बोलते शब्दावली, आनुवांशिकी से संबंधित कुछ शब्दों का प्रयोग किया था मेंडल ने आनुवांशिकी में। कुछ शब्दों का, कौन कौन से शब्द थे, एक था लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप, जिसको लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप बोल दो, या फिर उसको फिनोटाइप या जीनोटाइप के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो शब्द क्या था वो था आपका संकरण। संकरण क्या होता है, संकरण। इसके बाद भी संकरण क्या था, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, बहुसंकरण, संकर, संकर कोश, जीन, युग्मविकल्पी, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, जनक पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी, द्वितीय संतानीय पीढ़ी, एक संकर अनुपात, द्विसंकर अनुपात, परिसर संकरण, संकर पूर्व या पसंकरण, व्युत्पन्न संकरण, बाह्य संकरण। ये कुछ शब्द अनुवांशिक किए जिनका प्रयोग मेंडल ने किया था। इन सारे शब्दों को एक एक करके अपन स्पष्ट करेंगे कि इनका अर्थ क्या निकलता है। तो ये कुछ शब्द थे जिनका मेंडल ने प्रयोग किया था, इसको बोलते हैं आनुवांशिकी शब्द। तो इन सारे शब्दों को अपन स्पष्ट करके बताएंगे, परिभाषा लिखेंगे पर कौन सा शब्द का क्या अर्थ निकाला था मेंडल ने, तो इनको आनुवांशिक शब्द बोलते हैं। तो पहला शब्द अपन लेंगे
लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, इसको बोलते हैं फिनोटाइप और इसको बोलते हैं जीनोटाइप। लक्षण प्रारूप फिनोटाइप और जीन प्रारूप जीनोटाइप। क्या अर्थ निकाला मैंने? क्या होता है लक्षण प्रारूप? लक्षण प्रारूप क्या होता है? लक्षण प्रारूप की परिभाषा ये निकाली थी कि जीवों में लक्षण, वे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। मेंटली पौधे को देखकर बता दें कि पौधा लंबा है या पौधा बोना है। फली को देखा कि फली फूली हुई है या पिसकी हुई है। फली का रंग देखा कि हरी है, पीली है। कुछ सब कहाँ पर लगा हुआ, कक्ष में लगा हुआ है या शीर्ष पर लगा हुआ है। फूल का रंग कैसा है। बीज को निकाल के देखा तो बीज का आकार झुर्रीदार है या खुला हुआ है। बीज का रंग कैसा है। तो इस तरह के लक्षण जो मेंडल ने देख करके बताए थे उनको तो बोलते हैं क्या? लक्षण प्रारूप। तो वे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं उनको लक्षण प्रारूप कहा जाता है। मैं बाहर से देख के बता दे, मैंने पौधे को देख लिया कि पौधा है वो छोटा है बड़ा है, तो देख लिया कि पौधा लंबा है बोना है। फिर पुष्प लगा हुआ था तो पुष्प को देख लिया कि पुष्प कहाँ पर लगा हुआ, शीर्ष पर लगा हुआ है या कक्ष में लगा हुआ है। फिर फली देखने लगी कि फली उसको दिखाई देती फूलती हुई या पिसकी हुई है। फली का रंग देख लिया तो ये सारे लक्षण देख के बता दिए मेंटल ने। तो वे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। वे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं उनको लक्षण प्रारूप कहा जाता है। नंबर 2 जो दूसरा शब्द चुना था जीन प्रारूप, ये बात से नाम जीन प्रारूप है। तो जीनों पर आधारित लक्षणों को जीनोटाइप कहते हैं। ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। जीनों पर आधारित लक्षणों को जीनोटाइप कहा जाता है। वे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाते हैं। और जीनों पर आधारित लक्षणों को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है। जीन पर आधारित होते हैं, ये बाहर से दिखाई नहीं देते। तो जीनों पर आधारित लक्षणों को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है। इसके बाद में आगे बात आती है संकरण की। संकरण क्या होता है? संकरण का मतलब होता है दो भिन्न भिन्न किस्मों के मध्य, दो भिन्न भिन्न किस्मों के मध्य क्रॉस कर उत्तम संतति या नए गुणों वाली नस्ल या संतति पैदा करना क्या कहलाता है? संकरण। तो भिन्न भिन्न जीवों से लक्षणीय दोनों के बीच में क्रॉस रजिस्टर ये मेंटेन किया था। एक लंबा पौधा लिया था और एक बोना पौधा लिया, दोनों में क्रॉस करवाया और दोनों में क्रॉस करवाने के तो बीज मिला। उस बीज को जमीन में डाला, उस बीज में दोनों के लक्षण आए। उसके कुछ पौधे लंबे थे, कुछ पौधे बोने थे, क्योंकि दोनों का लक्षण आया। लंबा पौधा भी लिया था, बोना पौधा भी लिया था, दोनों में क्रॉस करवाया था, दोनों में संकरण कराया था। दोनों में संकरण कराने के बाद में जो बीज मिला उस बीज को जमीन में बोया। उस जमीन में बोए बीज से जो पौधे निकले उस पौधों में से कुछ पौधे लंबे थे, कुछ पौधे बोने थे, दोनों के लक्षण पे आ गए। तो भिन्न भिन्न किस्मों के दो भिन्न भिन्न किस्मों के मध्य क्रॉस करवाकर नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संकरण कहते हैं। दो भिन्न भिन्न किस्मों के मध्य क्रॉस करवाकर नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संकरण। जो हाइब्रिड बीज आते हैं ना वो इसी तरह से किए जाते हैं। दो अलग अलग किस्मों से क्रॉस करवाने के बाद भी नई संतति प्राप्त कर देते हैं। नई संतति दोनों के गुण आ जाते हैं। लंबा बनना, बोलना बनना, उसके कक्ष में फूल गई, उसके शीर्ष में उसके में फूली गई, तो दोनों में उनके वो एक किस्म आ गई। तो दो भिन्न किस्मों के मध्य क्रॉस को आकर नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं।